हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम महेश नरोड़े, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट एम्स नागपुर। तो आज हमारे साथ है सौरभ जेठलिया। आप इसको जानते ही होंगे, ये पहले भी मेरे वीडियो में आ चुका है और पहले हमने फिजिक्स और केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया था। उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि हम बायो के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। इसके पीछे का रीज़न ये था कि वो वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी और सौरभ जेठलिया को नीट 2020 में बायोलॉजी में 355 स्कोर आया था। तो ये बहुत ही बड़ी बात होती है, आपको भी पता ही होगा 355 स्कोर करना आसान बात नहीं होती। तो इसने किया और इसने कुछ स्ट्रैटेजी यूज की होगी या कुछ टिप्स बताएगा ये आपको इस वीडियो में। तब अगर हमने उस वीडियो में बताया होता तो वो वीडियो बहुत लंबी होती और लोग ज़्यादा सुनते नहीं। तो इसलिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनानी चाहिए और बहुत सारी मुश्किलें आ ही रही थी, बट फाइनली आज ये वीडियो शूट हो रही है। तो थैंक यू सौरभ। अब हम इसको इसके 355 स्कोर का कुछ राज पूछेंगे वगैरह, ये टिप्स या स्ट्रेटेजीज आपके साथ शेयर करेंगे जो हर कोई शेयर नहीं करता। तो ये उन लोगों में से कि जो अपनी पूरी स्ट्रेटेजी लोगों के साथ बांटता है। तो सौरभ, आपसे कुछ यूनिक पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। तो ये वीडियो अंत तक देखना और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। अनअकैडमी की तरफ से 30 एंड 31 जनवरी को अनलॉक 20 ऑफर अवेलेबल है। यूजुअली आप किसी सब्सक्रिप्शन में मेरा कोड महेश 650 यूज़ करते हो तो आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन 30 एंड 31 जनवरी को आपको मेरा कोड महेश 650 यूज़ करने से 20% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे 1 फरवरी से नीट यूजी के सभी सब्सक्रिप्शन की प्राइस 10% से बढ़ रही है, तो आप इससे पहले सब्सक्रिप्शन लें और पढ़ाई का लुत्फ उठाएं। अनअकैडमी 31 जनवरी से उम्मीद फिर से नाम का क्रैश कोर्स लॉन्च कर रही है। 31 जनवरी से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मेरा कोड महेश 650 यूज कर सकते हैं, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी पे 2 फरवरी से नीट 2022 स्टूडेंट्स के लिए अंतिम युद्ध नाम का बैच स्टार्ट हो रहा है। इसमें आपको रजावत सर, मौर्य सर जैसे एक्सपीरियंस फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। सो हरी अप एंड ज्वाइन नाउ। अगर आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी लिंक्स दे रखी है, आप वहाँ से ज़रूर चेकआउट करना। थैंक यू सो मच महेश फॉर इनवाइटिंग मी ऑन दिस चैनल। पहले भी मैं इस चैनल पे आ चुका था। इस वीडियो का डेफिनेटली बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। जो बच्चे अभी में प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए, या फिर जो स्टूडेंट्स 2023 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दोनों को इस वीडियो का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हाँ। क्योंकि जनरली ऐसे होता है कि बायो में 320 330 तक स्कोर ला पाते हैं लोग। अगर 2018 तक देखा जाए तो 330 तक स्कोर ला पाना भी मुश्किल होता था, लेकिन 2020-21 2 साल का उठा के देखा जाए तो बहुत सारे जिन्होंने 340 प्लस स्कोर किया है। लेकिन एक बात होती है कि 350 प्लस जाने के लिए या फिर 340 प्लस जाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। और 2021 के नीट की अगर बात की जाए तो आपको लगता होगा कि बहुत सारे जनों के 360 नंबर भी आए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो 360 नंबर अकॉर्डिंग टू मी 400 स्कोर है, मतलब 400 नंबर में से आए हैं। ओरिजिनल 360 मार्क्स का वो पेपर था ही नहीं। उनको ऑप्शनल क्वेश्चंस मिले थे, लेकिन मेरा जो स्कोर था वो ओरिजिनली 360 में से 355 है, जो 2020 में आया था। तो अब इसके पीछे का मेन रीजन था कि बायो को पढ़ने के कुछ टिप्स होते हैं कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी है, तो एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है। अब एनसीईआरटी हर कोई, मतलब नॉर्मल किसी भी नॉर्मल स्टूडेंट को पूछेंगे तो वो एनसीईआरटी कैसे पढ़ेगा, बुक उठा के एनसीईआरटी पढ़ना शुरू करेगा। लेकिन एक्चुअल में ऐसे नहीं होता कि एनसीईआरटी सीधे बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दो और उसको चैप्टर पे चैप्टर खत्म करते जाओ, ये चीज नहीं होती। अब एनसीईआरटी पढ़ते टाइम अपने को बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है कि एनसीईआरटी में कौन सा एग्जाम्पल कहाँ दे रखा है, डायग्राम के नीचे कौन से पॉइंट दे रखे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जिसपे ध्यान देना पड़ता है। और 330 तो आप ला दोगे आराम से, 330 प्लस कोई भी बंदा ला देगा।
आराम से। 330 कोई भी स्टूडेंट ला देगा अगर उसने अच्छे से पढ़ रखा है। एनसीईआरटी पढ़ी तो भी 330 तक जा सकते हैं। लेकिन 2021 के नीट में तो ऐसे हुआ था कि सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के भी बच्चों ने 360 ला दिए, क्योंकि पूरा पेपर एनसीईआरटी बेस्ड था। लेकिन हर बार ऐसा होगा जरूरी नहीं है। तो मैंने मेरे प्रिपरेशन के टाइम पे बायोलॉजी मेन टारगेट था मेरा, क्योंकि अगर आप जज करो नीट के एग्जाम को तो जनरली 50% पूरा कवर अप बायोलॉजी करता है। तो बायोलॉजी आपका स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। इस वजह से मतलब बायोलॉजी पे फोकस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली बायोलॉजी की एनसीईआरटी, बहुत सारे मतलब स्टूडेंट्स मैंने ऐसे देखे थे कि जो एनसीईआरटी पढ़ते ही नहीं थे, क्लास के नोट्स पढ़ने में टाइम वेस्ट करते थे या फिर एलन के मॉड्यूल्स पढ़ने में टाइम वेस्ट करते थे। लेकिन मेन जो चीज होती है, मेन जो एनसीईआरटी करके किताब है, वो अगर तुम इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारा स्कोर नहीं आ पाएगा। तो सीधी सीधी बात है कि ये होगा एनसीईआरटी का इंपॉर्टेंस, कि वो भाई एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जनरली सब लोगों को पता है एनसीईआरटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर एक टॉपर तुम्हें क्या बताएगा कि भाई एनसीईआरटी पढ़ो, बस एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ो और एनसीईआरटी पढ़ के तुम्हारा स्कोर आ जाएगा, थोड़े से एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ लो, ये हो जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं होता। मतलब क्या चीज करनी है और क्या चीज नहीं करनी, उस पर बहुत सारी चीजें डिपेंड करती है। जैसे मेरे केस में और महेश के केस में हम ऐसे एक दिन डिस्कस कर रहे थे, तो एक कॉमन पॉइंट ऐसे निकल के आया था कि भाई इसने भी एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी, मैंने भी एलन की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी थी। तो तुझे याद होगा वो वाला क्वेश्चन जो अपन ने एनिमल किंगडम का डिस्कस किया था। अच्छा, वो एंटेना वाला। हाँ। तो अब वो क्वेश्चन ऐसा था कि जैसे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा के साइड में 4 पिक्चर्स दिए रखे हैं, तो उस 4 पिक्चर्स में से मतलब ऐसे पूरे किताब में आपको कहीं नहीं मिलेगा लिखा हुआ। लेकिन एलन के टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन था कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डज नॉट हैव एंटीना। तो अब ये क्वेश्चन मतलब हमारा सर चकरा गया, भाई ये तो पूरे एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा गया। फिर जब पेपर हमने क्रॉस चेक किया तब जाके वो पता चला कि भाई एनसीईआरटी के डायग्राम से जिस डायग्राम में एंटीना दे रखे थे और एक ही डायग्राम है वहां पे जिसमें एंटीना नहीं है, वो उसका आंसर था। तो ऐसे ये इसको बोलते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, ये ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स। उसके बाद वो था अपना एनवायरनमेंट का जो चैप्टर है सबसे लास्ट वाला, उसमें एक क्वेश्चन था कि ऐसे जो ओजोन डिप्लीशन दे रखा है। अच्छा हाँ। ओजोन डिप्लीशन के नीचे एक पीरियड दे रखा है अगस्त टू नवंबर करके। हाँ। तो ये वाला पीरियड जो है ये भी एग्जाम में पूछा गया था। हाँ, तो ये पूरे मैं किसके बारे में एक बात बोलना चाहता हूँ। मैंने इसको याद कैसे रखा था, तो मैंने इसको याद ऐसे रखा था, मेरा बर्थडे आता है सितंबर को, तो सितंबर के पहले क्या आता है, अगस्त मतलब लेट अगस्त, एंड अच्छा सितंबर के बाद में क्या आता है, अक्टूबर ना। तो लेट अगस्त एंड अर्ली अक्टूबर, ऐसा उसका आंसर था। तो अब जैसे ये पॉइंट हो गया कि इतना छोटा पॉइंट था, वो कहाँ दे रखा है, उस डायग्राम के जस्ट नीचे दे रखी है इंफॉर्मेशन। तो ये ऐसे पॉइंट्स, ये डायग्राम के नीचे वाली इंफॉर्मेशन। उसके बाद एनसीईआरटी पढ़ना किसे बोलते हैं, समरी उठा के देखो एनसीईआरटी की। एनसीईआरटी के समरी में ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे आपको कि आपका सर चकरा जाएगा कि भाई एनसीईआरटी की समरी में भी ये पॉइंट लिख रखा है। जैसे एनसीईआरटी के समरी का एक एग्जांपल सबसे बढ़िया ये देता हूं मैं कि भाई जो 22 चैप्टर है, 22nd चैप्टर है कोऑर्डिनेशन का, तो उसमें थायराइड ग्लैंड की डेवलपमेंट मतलब थायराइड ग्लैंड किसकी डेवलपमेंट करती है, तो सीएनएस की डेवलपमेंट करती है थायराइड ग्लैंड। तो ये जो पॉइंट है ये पूरे के पूरे आपको चैप्टर में कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन उस समरी के एक पैराग्राफ में ये लाइन दे रखी है, तो इस पे क्वेश्चन आता था। तो मतलब मैं भी एक एग्जांपल बताना चाहूंगा यहाँ पे समरी से, कि एक क्वेश्चन आता था एनाटॉमिकल यूनिट ऑफ मसल। तो पहले ही लाइन है समरी, पहली लाइन मतलब समरी के 2-3 पैराग्राफ हो गए, तो तीसरे चौथे पैराग्राफ पे लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में तो एक लाइन है, पहली लाइन है कि जो मसल फाइबर होता है ना वो एनाटॉमिकल यूनिट होता है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बहुत सारे बच्चे जो दूसरा यूनिट होता है ना फंक्शनल यूनिट, तो वही आंसर कर देंगे, तो वो गलत हो जाएगा और बच्चों को लगेगा कि एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। तो ये भी याद रखा करो। तो आगे जैसे समरी का पॉइंट हो गया, उसके बाद एनसीईआरटी की डायग्राम का पॉइंट हो गया, उसके बाद अब मैं आता हूँ एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस पे। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जैसे
एनसीईआरटी की एक्सरसाइज होगी तो वो इग्नोर कर देते, क्योंकि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ के क्या मिलने वाला है, ऐसा सोचते। तो मैंने मेरे केस में ऐसे सोचा था कि भाई मुझे 350 प्लस कोई भी हालत में जाना है। मुझे 330 तो आ ही जाते थे, लेकिन मेरा टारगेट था 350। ये ऊपर के 20 नंबर या 25 नंबर लाने के लिए जो मेहनत करनी पड़ती है ना, वो बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो अब आ गया पहले तो एनसीईआरटी के बारे में मैं आपको बताता, बाद में मैंने और एक्स्ट्रा क्या किया था वो तो मैं डिस्कस करूंगा। तो ये एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर करके आता है कि एमटीजी का, तो वो सब लोग बाय कर लो। अगर जिसको भी 340 प्लस या 350 प्लस जाना है वो एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर खरीद लो। तो उसमें एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सॉल्यूशन प्लस एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ऐसे करके पॉइंट्स दे रखे होते थे। तो एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस आते थे कि वो एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर में कहीं नहीं मिलेंगे। तो वो भी जरूरी था कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी आप सॉल्व करो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी आप पढ़ो। ये हो गए 3 पॉइंट्स। एक तो हो गया आपकी समरी, आपकी एनसीईआरटी की थ्योरी, आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। अब चौथा पॉइंट जो एनसीईआरटी का सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पलर निकलता है, तो उसके सॉल्यूशन भी एमटीजी के एग्जाम्पलर में दे रखे हैं। तो उसके जो एमसीक्यूज होते हैं या फिर उसके जो असर्शन रीजन के स्पेशली क्वेश्चंस होते हैं वो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो अपन बोलते हैं ना कि भाई कभी कभी ऐसे होता है कि किसी इंस्टीट्यूट का पेपर सॉल्व किया, आपके खुद के इंस्टीट्यूट का पेपर सॉल्व किया, तो आप क्या करते हो, गाली देते हो कि यार ये तो पूरा एनसीईआरटी से बाहर था। हाँ। इसमें तो मेरा नंबर ही नहीं आया। फिर आप उस पेपर को एक बार चेक करके देखो, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर, एनसीईआरटी की समरी, इन सबसे क्रॉस चेक करके देखो, वो पेपर आपको बाहर का लगेगा ही नहीं। क्योंकि अगर अच्छा इंस्टीट्यूट है, एलन जैसा इंस्टीट्यूट हो गया, तो ये मेनली बेस बनाते हैं एनसीईआरटी को और ये पूरे क्वेश्चन फ्रेम करते हैं एनसीईआरटी पे। लेकिन आपको क्या लगता है कि एनसीईआरटी बस थ्योरेटिकल, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ना किसे बोलते हैं, एनसीईआरटी पढ़ना बोलते हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ना, एनसीईआरटी की समरी पढ़ना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पलर पढ़ना। ये सारी चीजें पढ़ के आपकी खत्म जब होगी तब आप बोलोगे कि मेरा एनसीईआरटी अच्छे से प्रिपेयर हुआ है। और दूसरी बात ये कि एनसीईआरटी की किताब थ्योरी पढ़ते टाइम पे कैसे पढ़नी है। मेरी अगर पर्सनल बात बताऊं तो ये अब आपको लगेगा कि मैं फेंक रहा करके, ये घुमा रहा करके, ऐसे नहीं है। लेकिन आज भी मैंने जिस लेवल पे एनसीईआरटी पढ़ी थी तो मुझे आज भी याद है एनसीईआरटी के कौन से पेज नंबर पे क्या दे रखा। मतलब मैंने ऐसे पढ़ा था कि भाई मुझे एनसीईआरटी के पेज नंबर 65 पे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट शुरू हो रहा तो हो रहा, एनसीईआरटी के पेज नंबर 46 पे एनिमल किंगडम शुरू हो रहा तो हो रहा। तो ये चीजें थी कि इस पेज नंबर पे ये पैराग्राफ दे रखा, ये लाइन दे रखी, ये तक मैं बता पाता था, क्योंकि मेरी 10 से 12 बार एनसीईआरटी की थोरली रिवीजन हो चुकी थी। तो आप बोलते हो ना कि टॉपर और एक जो ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो ये डिफरेंस होता है कि इसको पेज नंबर भी याद थे। ऐसा नहीं कि इसने पेज नंबर याद किए, ऐसा था कि इसने इतने बार पढ़ा कि वो पेज नंबर अपने आप याद हो गए और अभी भी याद है इसको। और दूसरी बात ये होती है कि मैंने बहुत सारी जगह पे बताया था कि बायो की स्टडी कैसे की जाए, या फिर मतलब बायो के बारे में 355 में कैसे ला पाया। तो दूसरा पॉइंट ऐसा है कि आपको एनसीईआरटी आपकी प्रिपेयर ऐसे करनी है, जब आपको कुछ लग रहा कि भाई ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, ये काम आएगा, तो उसको आपकी एनसीईआरटी के साइड में जो स्पेस दे रखा है उस पर आपको नोट डाउन कर लेना है। और ऐसे नहीं कि हर एक मतलब कुछ भी चीजें नोट डाउन करते रह गए। अब एनसीईआरटी की भी कौन सी चीज नोट डाउन करनी है आपको, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको बेस बनाना है प्रीवियस ईयर को। प्रीवियस ईयर को बेस बनाओ 2010 से लेके बाद में के क्वेश्चन। तो 2010 के बाद के जितने क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर उठाओ और उसको एक बार एनालिसिस करो। जैसे फर्स्ट चैप्टर से लेके 7 चैप्टर तक जो भी डायवर्सिटी के चैप्टर है सारे के सारे, उसमें से जनरली 2010 के बाद कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर गया नहीं है, एनसीईआरटी में से क्वेश्चन आता है। तो उन चैप्टर को ज्यादा एनसीईआरटी से बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हैं एनसीईआरटी से बाहर वाले, वो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के बुक से पढ़ लो। जो भी एमटीजी की एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है वो खरीद लो, 33 ईयर्स 34 ईयर्स करके, और उस पॉइंट को नोट डाउन कर लो आपके एनसीईआरटी पे। और उसके साथ साथ उस पॉइंट से रिलेटेड थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा पढ़ लो, ताकि मतलब अगर आप क्लोरोफाइसी करके अलगी है तो उस पे कोई क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, तो वो एक तो जो एनसीईआरटी के बाहर है तो वो पढ़ लो, और क्लोरोफाइसी से रिलेटेड और थोड़ी इंफॉर्मेशन पढ़ लो, ताकि वो क्वेश्चन आपका गलत ना हो पाए। ऐसे करके आपको खुद की एनसीईआरटी मॉडिफाई करनी पड़ेगी। जैसे जेनेटिक्स हो गया,
तो जेनेटिक्स के मेनली क्वेश्चंस बाहर से आते हैं, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन आते हैं जेनेटिक्स के, और बहुत इंपॉर्टेंट है जेनेटिक्स पूरे बायोलॉजी में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई माना जाता है तो जेनेटिक्स माना जाता है। मेजर मतलब लगभग उस 15 से 20% क्वेश्चन पेपर जेनेटिक्स कवर कर लेता है। तीसरी चीज ये हो गई कि इकोलॉजी, एनवायरमेंट का जो यूनिट है, इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से आते हैं। 2018 का पेपर था, उसमें ऐसे था कि एक ओजोन डे पूछा था। अब ओजोन डे पूछा था तो ये थोड़े से एनवायरमेंट के जो डेज होते हैं, 15-20 एनवायरमेंट के डेज याद कर लो, एक चीट पे लिख के उसको रोज भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। जो भी होता है नॉर्मल डेज याद रखोगे तो उससे आपका कुछ मतलब लॉस नहीं होगा। ये खुद मैंने किया था क्योंकि मुझे मैक्सिमम स्कोर चाहिए था, छोटी छोटी बातों पे ध्यान दिया था मैंने। उसे खुद ने और क्या किया था, अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे ये बताऊंगा कि ये एक मॉड्यूल करके आता है, ये बायोलॉजी टुडे का एक मैगजीन आता है, ये एमटीजी निकालता है और ये हर महीने आता है। ये मैगजीन जो आता है, इस मैगजीन में जनरली ऐसी चीजें कवर होती है, 2-3 चैप्टर कवर होते हैं। और इस मैगजीन में अगर आप देखोगे ऐसे करके तो इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, ऐसे कंसेप्ट मैप्स वगैरह दे रखे होंगे ऐसे करके, तो इससे आपको रीडिंग के लिए बहुत बेनिफिट होगा इसका। और इसमें जनरली ऐसे क्वेश्चंस वगैरह भी दे रखे हैं आपको सॉल्विंग के लिए। तो मुझे एक बात बता, ये क्वेश्चन से एनसीईआरटी बेस्ड है या थोड़े से एक्स्ट्रा भी? नहीं, ये क्वेश्चंस जो होते हैं ना, तो इसमें भी अब 2 कैटेगरी कर रखी है मैगजीन में। एक कैटेगरी कर रखी है कि स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड, लेकिन वो क्वेश्चन 3rd लेवल के रहेंगे, वो क्वेश्चन लाइन टू लाइन एनसीईआरटी नहीं रहेंगे। वो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा तब जाके सॉल्व होंगे। और दूसरी एक कैटेगरी है जो एनसीईआरटी के आउट ऑफ जाके क्वेश्चन पूछती है, तो दोनों कैटेगरी के क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं। तो आप अगर आपका एनसीईआरटी अच्छे से थोरोली रीड हो गया, उसके बाद आपके बाहर के पॉइंट्स थोड़े बहुत कवर हो गए, तब जाके आप ये मैगजीन की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि मैगजीन में बहुत सारे पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। मैगजीन में कुछ कुछ चीजें ऐसी मिलती है कि आपको मतलब वो चार्ट पूरा के पूरा याद रह जाएगा। उसके लिए मतलब आपको बार बार चीजें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट मैप मैगजीन में दे रखे हैं बहुत सारे चैप्टर्स के, तो उससे आपको मतलब आपकी मेमोरी अच्छे से बिल्डअप हो जाएगी। तो ये सारी चीजें। दूसरी बात ऐसे कि पेपर एनालिसिस, बायोलॉजी की एक स्पेशल नोटबुक बना के रखी थी, जिसमें मैं कौन से क्वेश्चन लिखता था जो मेरे गलत हुए, मतलब गलत भी कौन से है, तो एनसीईआरटी से गलत जो हुए वो मैं क्वेश्चन नहीं लिखता था। एनसीईआरटी के आउट ऑफ जाके जो क्वेश्चन गलत हुए उसकी मैं नोटबुक में कंप्लीटली उसका नोट डाउन कर लेता था, क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन आप आपके प्रैक्टिस पेपर में भले ही सॉल्व ना कर पा, लेकिन उसके अगर लिस्ट आपके पास रेडी है और वही क्वेश्चन अगर फाइनल एग्जाम में अपीयर होता है तो वो क्वेश्चन आप एटलीस्ट वहां पे सही करके आओगे। तो मेरा एक क्वेश्चन है, जिनका कम स्कोर आता है उनको सिर्फ 300 स्कोर करना है, ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं कि जिनको सिर्फ 300 स्कोर करना है, उनके लिए क्या? जिनको सिर्फ 300 स्कोर करना है, पहले तो मैं बोलूंगा कि जिनको मतलब ऐसे टारगेट मत रखो कि मुझे बस 300 जाना है। तो एक बात और क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ, उनको 300 स्कोर करना है सिर्फ 2 महीने में, तो ये हो पाएगा या नहीं, और कैसे हो पाएगा? देखो, कोई भी चीज है ना इतनी आसानी से मिलती नहीं है। हर चीज पाने के लिए टाइम देना पड़ता है, पेशेंस लगता है। तो 2 महीने में अगर 300 स्कोर आ जाता था तो कोई भी आराम से नीट क्रैक कर लेता था। लेकिन अब ऐसा है कि आपका कुछ बेस बन रखा है, तो आप 300 स्कोर कर पाओगे 2 महीने के अंदर। लेकिन अब ऐसा है कि आपको नए से शुरुआत करनी है और आपको अभी तक कुछ नहीं पढ़ रखा, तो बायो का टीचर भी आपके अगर आपको पढ़ाएगा ना, पूरे इंडिया का सबसे टॉप का टीचर जो है वो भी, तो भी आप 300 स्कोर नहीं कर पाओगे 2 महीने के अंदर। ये तो बात मैं लिख के देता हूँ। लेकिन हाँ, आपका अगर बेस बन रखा है भाई, आपको एनसीईआरटी की थोड़ी बहुत नॉलेज है, आपने सारे चैप्टर से एटलीस्ट एक बार 2 बार थोरोली पढ़ रखे हैं, तो 300 स्कोर करने की क्या है, मतलब अब क्या बात है। तो अब 2 महीने आपके पास, तो आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़ना है, आपको बायोलॉजी भी पढ़ना है। तो अब बायोलॉजी के लिए आपको एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा। उसमें से ऐसा करो कि एक चैप्टर जूलॉजी का, एक चैप्टर बॉटनी का, उसमें से भी मेजर चैप्टर पहले उठाओ। मेजर चैप्टर जैसे जेनेटिक्स हो गया, उसके बाद इकोलॉजी हो गया, जो स्कोरिंग चैप्टर से तीसरा स्कोरिंग एरिया होता है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ये 3 जो यूनिट है, इकोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी और तीसरा जेनेटिक्स का यूनिट। जेनेटिक्स में आ गया आपका जीबीआई, एमबीआई, सीबीआई और बायोटेक्नोलॉजी। ये जो टॉपिक्स है ये पहले उठाओ, मतलब इनको पहले से अच्छे से प्रिपेयर कर लो, पढ़ के या फिर वीडियो देख के। तो उसके बाद ज्यादा बढ़ेगा। हाँ, उसके बाद उठाओ डाइवर्सिटी के चैप्टर्स, जो लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, एनिमल किंगडम, ऐसे चैप्टर्स हो गए, ये चैप्टर्स उठाओ। तो ऐसे करके
मेजर मेजर टॉपिक पहले कंप्लीट कर लो, फिर उसके बाद प्लांट फिजियोलॉजी और बचे हुए 12th के जो टॉपिक्स है, छोटे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर और एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, ये सारे टॉपिक्स छोटे छोटे बाद में उठाओ, पहले मेजर टॉपिक कवर कर लो। तो ऐसे करके 2 महीने के अंदर अंदर आपकी 2-3 बार रिवीजन हो जानी चाहिए, आपका 300 स्कोर आराम से आ जाएगा। बिना मतलब ऐसे नहीं करना है कि एक दिन मतलब पूरा बायो लेके बैठ गए, फिजिक्स केमिस्ट्री को कुछ कर ही नहीं रहे, तो ऐसे मत करो। फिजिक्स ये केमिस्ट्री गलती को कभी इग्नोर मत मत करना, करना। ये गलती कभी मत करना। आपका तीनों में भी थोड़ा बहुत बैलेंस होना तो स्कोर अच्छा आ जाएगा आपका। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेपर एनालिसिस पे अच्छे से ध्यान देना। पेपर एनालिसिस पे ध्यान जितना दोगे उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा। और एक बात ध्यान में रखो, अभी से मतलब 2022 के जो स्टूडेंट है उनके लिए एक टिप्स दूंगा। अभी आप जब बायो की रिवीजन शुरू करोगे, मतलब थोरोली आप शुरू करोगे रिवीजन, तो एक छोटी सी डायरी बना लो, जैसे मेरी भी बनाई हुई थी। उस डायरी में मैं ऐसे पॉइंट्स लिखता था जो कभी याद ही नहीं रहेंगे। मतलब फाइनल एग्जाम तक आपको वो चीज पढ़नी पड़ेगी, तब जाके वो आपको याद रहेगी। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है एनसीईआरटी में। एनाटॉमी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो उसके जो पॉइंट्स है वो उस डायरी में लिख दो। उसके बाद बायोडायवर्सिटी करके चैप्टर 15वां चैप्टर है इकोलॉजी का, उसमें बहुत सारे कितने नेशनल पार्क है, कितने अपने सेंचुरीज है, उसके बाद कितने एनिमल्स, कौन सा एनिमल कितने किल हुए हैं, कौन से ईयर में अर्थ समिट हुआ है, ये सारी चीजें, कौन से ईयर में कौन सा रूल आया है वाइल्ड लाइफ का, ये सारी चीजें दे रखी है। तो वो जो चीजें याद नहीं रहती उसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद मॉर्फोलॉजी के एग्जांपल्स है वो ये नोट डाउन कर लो। ऐसी जो चीजें जो आपको लगता है याद नहीं रहेगी वो अभी से एक छोटी सी डायरी में नोट डाउन करना शुरू कर दो, ताकि आप एग्जाम से पहले भी उसको रिवीजन कर पाओ अच्छे से। तो ये जो एग्जाम से पहले जो डायरी मेंटेन करनी होती है आपका स्कोर बहुत ज्यादा बढ़ा देती है एक टाइम के बाद। और आपको ऐसे लगने लगेगा कि भाई ये एग्जाम्पल तो मेरे याद हो गया, मुझे ये डायरी पूरी याद हो गई। रोज उस डायरी को 10-15 मिनट जैसे टाइम मिले वैसे रिवीजन मारा करो उस डायरी को। यही बोलूंगा लास्ट में, ऑल द बेस्ट सबको, अच्छे से एग्जाम लिखना। और जो भी मतलब कुछ डाउट रहे, कोई भी मतलब प्रॉब्लम आया तो फिर आप मतलब कांटेक्ट कर सकते हो, आप मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है मेरे इंस्टाग्राम आईडी की। तो आपको कुछ भी डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।